हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं अमृत कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देखेंगे आज बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस और लेसन नंबर 4 है मैकियावेली के बारे में, जिसको हम यूरोप का चाणक्य भी कहते हैं, यानी यूरोप यानी इटली, क्योंकि इटली से संबंधित विद्वान है। तो जिस तरह से भारत में चाणक्य का जो रोल था, जिस तरह से चाणक्य के विचार है और वो प्रसिद्ध हुए हैं, वैसी ही विचारधाराओं के साथ इटली के चाणक्य के तौर पे हमें जानते हैं मैकियावेली को। मतलब एक तरह से ये दोनों के मिलते जुलते विचार है। ये भी कहा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य होता है। तो इसी तरह अब यहाँ पे भी ये कहा जाता है कि इटली का चाणक्य किसे माना गया है, मैकियावेली को। तो आज हम इनके बारे में क्या जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे इनका जीवन परिचय। जान रहे तो इनके जीवन परिचय को यहाँ पे देखते हैं। तो इनको एक चीज़ आपके दिमाग में ये जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हर विचारक होते हैं ना, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जो मैकियावेली है, इनको हम युग का शिशु भी कहते हैं, यानी इट मीन्स, इसका ये मतलब है कि ये जब जिस समय थे उस समय इतिहास में परिवर्तन का दौर था। तो ये उस घटनाओं से काफ़ी लगाव, काफ़ी अटैचमेंट में थे। यानी कोई तो विद्वान होता है, वो उस घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है, तभी वह उनके विचार अलग अलग आते हैं। तो ये है महाजन, ये उस घटना से, वहाँ की घटना से काफ़ी रिलेटिव थे, अटैच थे। तो इनकी जो ग्रंथ है, इनकी पुस्तकें, उनमें ये जिक्र आता है। तो इस वजह से इनको कहा जाता है युग का शिशु। समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब पूछा जाता है तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब हम देखते हैं तो मैकियावेली का जो जन्म है वो 1469 को कहाँ हुआ था, इटली में। और इटली के ये जो फ्लोरेंस शहर है, वहाँ की बात करें हैं। तो अब जब 1469 को इनका जन्म हुआ, तो उस समय की जब हम बात करें तो ये इटली के अंतर्गत हैं और पुनर्जागरण के तौर पे इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था। तो इसके बारे में देखिए कि समुचित शिक्षा ग्रहण करने के बाद 25 वर्ष की आयु में, यानी पहले अच्छे से एजुकेशन ले लिया, फिर इसके बाद 25 वर्ष हो गए, तब वे वहीं पर अपने गणराज्य के अंदर ही विदेशी कार्यालय में लिपिक के तौर पे काम करने लगे। कब? 25 वर्ष हो जाने के उपरांत वे वहाँ पे राजकीय सेवा से जुड़े और लिपिक कार्य के तौर पे काम करने लगे। अब उसके उपरांत जब हम बात करेंगे तो 512 ईस्वी की जब बात आती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ये 512 ना करके आपको सिंपल सा ध्यान रखना है 1512 है। तो देखिए, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी विलक्षण योग्यता के साथ काम किया। अब हम बात करते हैं जब 512 की, तो उस समय वहाँ पे उनका कद बढ़ गया और वो द्वितीय सचिव पद पर, गणराज्य के सचिव पद पर, सेकंड सचिव पद पर, एक उच्च पद होता है, वहाँ पर ये काम करने लग गए। और वहाँ पर उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण और काबिल तारीफ था, क्योंकि एक गणराज्य के सचिव तौर पर होता है, तो ये अपना आप में एक बड़ा पद होता है। और इनका ये जो यहाँ पे कार्य था वह उनकी समृद्धि की वजह बना। और इसके उपरांत हम बात करें तो फ्लोरेंस से, क्योंकि ये फ्लोरेंस में निवास थे, तो फ्लोरेंस में ही विभिन्न यूरोपीय देशों में ये 23 बार राजदूत बने। मतलब इसका ये मतलब है कि इनके बाद उनका जो राजकीय जो सेवा क्षेत्र है वो और बढ़ गया। यानी अब उन्हें फ्लोरेंस से ही, क्योंकि फ्लोरेंस के व्यक्ति थे, तो फ्लोरेंस से ही यूरोप के विभिन्न देशों में इनको राजदूत के तौर पे भेजा गया। और लगभग 23 बार ये राजदूत के तौर पे अलग अलग क्षेत्रों में गए, राजदूत के रूप में। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब हम आगे बात करें तो रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम और पोप जूलियस द्वितीय के ये दरबार में जाने तथा वहाँ के कूटनीति, दांव पेशों और राजनीतिक षड्यंत्रों के अध्ययन का इन पर काफ़ी असर पड़ा। ये आप ध्यान रखना, काफ़ी असर पड़ा। मतलब हर जगह जब वहाँ पे गए तो क्या हुआ कि इन जहाँ पे गए वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी। वहाँ पे शासन व्यवस्थाएं भी कैसी है, किस तरह से षड्यंत्र होता है और राज्य शासन को कैसे चलाया जा रहा है। तो क्योंकि देखो, अब मैं ये आपको पहले भी कहा था, क्योंकि इनके जो विचार है ना, वे उस समय की घटनाओं से काफ़ी प्रभावित होते हुए हैं। तो ये उनके इस जीवन परिचय के साथ साथ उन्होंने महत्वपूर्ण ये सारांश है वो इनसे ग्रहण किया, यानी जीवन के अनुभवों को उन्होंने अपने बुक्स में, अपने इतिहास में शामिल किया है। फिर बात करते हैं हम, विभिन्न देशों में ये रहे। तो इसके बाद 512 ईस्वी की जब हम बात करें तो वहाँ से फ्लोरेंस के शासन पर क्या हुआ कि फ्रांस का प्रभाव हो गया। तो फ्रांस का भी जो प्रभाव हुआ, परंतु उसी वर्ष फ्रांस के प्रसिद्ध, या हम कह सकते हैं कि उसी वर्ष जब फ्रांस के ऊपर फ्रांस का उसे प्रभाव हुआ, तब
स्पेन ने इटली पर आक्रमण कर दिया था और इस वजह से फ्लोरेंस की आतंकिक जनता ने गणराज्य शासन था वो समाप्त कर दिया था। वो समाप्त करने के बाद मेडिसी वंश को शासन सूत्र संभालने के लिए आमंत्रित किया गया और स्पेन समर्थक मेडिसी शासकों ने गणतंत्रीय शासन के सभी अधिकारियों के साथ मैकियावेली को भी वहाँ पर शासकीय पद से हटा दिया। मतलब यहाँ पे एक बड़ा टर्न आ गया। बड़ा टर्न यह आया कि दूसरे वंश का दूसरी शासन व्यवस्था से अधिकार हो गया वहाँ पर। तब इस जैसे बहुत से व्यक्ति थे जिनको वहाँ से बहिष्कृत बाहर निकाल दिया गया, शासकीय पद से हटा दिया गया। कुछ दिनों बाद उस पर शासन के विरुद्ध षड्यंत्रों का आरोप लगाकर बंदी गृह में भी डाल दिया गया, यानी जेल में भी इनको जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जहाँ उस जगह जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पर दूसरों का अधिकार हो गया, तो उन्होंने इस पर यानी मैकियावेली पर एक षड्यंत्र का आरोप लगाया कि आप राज्य के विरुद्ध है, वो कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इनको फिर कारागृह यानी बंदी गृह में डाल दिया गया। परंतु अपने मित्रों की सहायता से वे 1 वर्ष बाद ही इस शर्त पर कारागार से मुक्त हुए कि वह शर्त ये थी कि वह शारीरिक जीवन में कोई भी भाग नहीं लेगा। यानी उनकी ये कंडीशन रखी गई है, आपको तभी यहाँ से फ्री किया जाएगा कि आप किसी भी सार्वजनिक ऐसा कोई कार्यक्रम है वहाँ पे आप शामिल नहीं होंगे। तो फिर इसके उपरांत हम बात करें अंतिम वर्ष, यानी अंतिम इनके जीवन के जो 15 वर्ष हैं वो उन्होंने सैन कैसियानो में गुजारे। अब सैन कैसियानो में उस समय उनका जो कह सकते हैं अंतिम टाइम था वो था 1527। अब इस समय उन्होंने अंतिम अपने जीवन के 15 वर्ष जो थे अंतिम वर्ष उन्होंने अध्ययन लेखन कार्य पर ज़्यादा ध्यान दिया। इस तरह से कैसियानो नामक गांव में समाज सेवा और लेखन कार्य करते हुए उनका जीवन गुजरा, अंतिम वर्ष गुजरे। और 58 वर्ष की आयु में इस महान इटालियन जो विद्वान है, इसकी हम बात करें मैकियावेली की, तो इटालियन की बिना किसी सम्मान के एक निर्धन और साधारण व्यक्ति की भांति अंत्येष्टि की गई। अभी इनको बहुत ही महान उपलब्धि और समृद्धि प्रसिद्धि मिली है, लेकिन उस समय इनको इतना महत्व नहीं दिया गया। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब इनको निष्कासन किया गया, जब उनको फ्लोरेंस से निकाला गया राजकीय सेवाओं से, उस समय प्राचीन रोमन ग्रंथों का अनुसरण करते हुए उन्होंने प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ लिवी के संपर्क में रहते हुए रोमन इतिहास की पुस्तक इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्याएं नामक ग्रंथ लिखना शुरू किया था। अब इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिनके बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो वो ध्यान रखना है। एक पुस्तक है द प्रिंस। कौन सी पुस्तक है? द प्रिंस। और ये मैकियावेली की सबसे फेमस पुस्तक है। और इस पुस्तक में उन्होंने एक राजतंत्र के बारे में व्यवस्थित किस तरह की राज व्यवस्था होनी चाहिए, सबसे बढ़िया राजतंत्र होता है, और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए द प्रिंस पुस्तक है वो लिखी है। फिर दूसरी है द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला के ऊपर इनकी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। और तीसरी जो पुस्तक है फ्लोरेंस, क्योंकि फ्लोरेंस से संबंधित है, फ्लोरेंस का इतिहास उन्होंने फ्लोरेंस के काफ़ी नज़दीक रहते उनको अपने पुस्तक में, यानी क्योंकि अपने उस घटनाओं से काफ़ी लगाव अटैचमेंट रहती, तो उनको इतिहास को उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, फ्लोरेंस का इतिहास। और नेक्स्ट इनकी सबसे अच्छी पुस्तक है, क्योंकि 2 बहुत ही फेमस पुस्तक है, प्रिंस और द डिस्कोर्सेज। द डिस्कोर्सेज मैकियावेली की सबसे अच्छी पुस्तक है, जैसा कि प्रिंस है। तो ये हमने आज देखा है मैकियावेली के जीवन परिचय को संक्षिप्त में, और इनकी ये पुस्तक, और इस पुस्तक को आप पहले कह रहा हूँ ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी पुस्तक है वो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में हमने संक्षिप्त में इनके इतिहास को देखा है। नेक्स्ट हम जानेंगे अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में क्या जानेंगे, तो जानेंगे कि क्यों मैकियावेली को चाणक्य की तरफ भी जाना जाता है और उसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो इनके इन विचारों को हम आगे वाले नेक्स्ट आने वाले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और समझिए इसको। कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करिए, ताकि आप अपनों से ज़्यादा दूसरों का और अपना भी अच्छा स्टडी मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।